हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का भाई F24 क्लासेस पर। तो देखिए, आज की ये जो क्लास है ना, उन सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भाई 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ कि गणित का पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा आएगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको होने वाली है। और मैं आपसे इस चीज़ की और गारंटी ले सकता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार लगाने के बाद क्वेश्चंस की घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं और हर एक चीज़ को एकदम अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको पेपर से पहले ये समझ में आ जाएगा कि आखिर में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर कैसा आता है। क्योंकि इसमें सारे वैसे क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हुए हैं जिस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस दिए होते हैं। ये मॉडल पेपर इसी वजह से बनाया जाता है, इसी वजह से ये आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि आप इस मॉडल पेपर को समझें और अपने पेपर का पूरा एनालिसिस करें। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज़ आज की इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपके काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पेपर की, जो भी बेसिक चीज़ होती है कि ये जो भी हमारा पेपर होता है 3 घंटे 15 मिनट में हमको समाप्त करना होता है। यानी इसकी टाइमिंग होती है 3 घंटे 15 मिनट। जो आपको ये 15 मिनट दिए जाते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया है, कैसे कैसे MCQ आए हैं, कैसे कैसे हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए हैं। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद जो 3 घंटे आपको मिलेंगे, इसमें आपको अपने क्वेश्चन पेपर को करना है। ठीक है, और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। अनुक्रमांक दे रखा होता है, नाम दे रखा होता है, यहाँ पर आप लोगों का एक कोड दे रखा होता है जिसको आपको एकदम अच्छे से बारीकी से देखना है कि हमारा कोड कौन सा है। और जैसे कि कुछ यहाँ पर आपके निर्देश दे रखे होते हैं, आप इन निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन निर्देशों को आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ आखिर में क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे भैया, वो हमको बताइएगा। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पेपर में आता है खंड आ। ठीक है, सबसे पहला खंड आता है खंड आ, और इस खंड आ में आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। और हर वो चीज़ आपके सामने यहाँ पर डिस्कस की जाएगी जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए थे, हम सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन में क्या होता है, दे रखा होता है कि यदि संख्याएं जैसे 306 दे रखी है और 657 दे रखी है। अब होता क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर HCF दे दिया जाता है, HCF दे दिया जाता है, या तो LCM दे दिया जाता है, और हमसे क्या कह देता है, LCM या फिर HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये दोनों ही संख्याओं का HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 306 और 657 जो दोनों संख्याएं हैं, इनका HCF 9 दे रखा है, और हमको क्या करना है, इन दोनों ही संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है भाई, बड़े ही ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने बेसिक और कैसे क्वेश्चंस को करना है, सारी चीज़ें आपके सामने बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, और यहाँ पर हमारी दो संख्याएं कौन सी हैं। तो a बराबर अगर मैं मान लेता हूँ 306, और b बराबर अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 657। ठीक है, b बराबर अगर मैं मान लेता हूँ 657, a बराबर 306। तो देखिए, फार्मूला हम लोगों का होता है कि LCM गुणित HCF बराबर में दोनों संख्याएं a इंटू बी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो LCM हम लोगों को ज्ञात करना है, HCF हम लोगों का दे रखा है 9। ठीक है, इंटू लगा करके यहाँ पर LCM कर देंगे, बराबर में a हमारी संख्या देखिए 306 दे रखी है, b हमारी संख्या देखिए 657 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो LCM बराबर में 306
इंटू 657/9, ठीक है, ये आपका आएगा। यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12। तो यहाँ से जब आप एलसीएम निकालेंगे ना, 657 इंटू में 34 यानी 34, तो एलसीएम आप लोग इसका गुणा कर लेना, इस संख्या का आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस संख्या का सही आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का आएगा 22, ठीक है, 33 और 8। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके बताना कितना यहाँ पर आएगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आप लोगों का आएगा 22, 33, 8 यानी 22,3308, ठीक है। और यही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। कैसे करना है मैंने आपको बताया। सिंपल से क्या होता है कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है, ये हम लोगों का फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले को आपको याद रख लेना भाई। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो कैसे भी करके क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आता है कि हमको दो संख्याएं दे रखी हैं और हमको या तो एलसीएम दे रखा होगा, ठीक है, या तो हमको एचसीएफ दे रखा होगा, ठीक है, एक कोई चीज़ हम लोगों को दे रखी होगी, वहाँ से हमको क्या करना पड़ता है माय डियर, वहाँ से हमको एलसीएम या फिर एचसीएफ ज्ञात करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करके आना है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारा सही क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट है, ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, प्रश्न नंबर सेकंड की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यह हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। और जिन सभी लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं कि पहले चैप्टर से लगभग आपके 2 क्वेश्चन तो 100%, ठीक है, 101% मान लो 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाने हैं वास्तविक संख्या से। तो 2 क्वेश्चन आपके हैं, पहला मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि शांत दशमलव संख्या में, कैसी संख्या में, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर हमारी शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई साहब आप लोगों की शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त हो सकने वाली हमारी संख्या यहाँ पर कौन सी है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि शांत दशमलव संख्या जब हमको ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, हमारे जो भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उनको हमको क्लिक करना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, पहले ऑप्शन को देखो, दूसरे ऑप्शन को देखो, तीसरे ऑप्शन को देखो और चौथे ऑप्शन को देखो। हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमारे में हमेशा संख्या जो होगी बटे में दे रखी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपकी 124 बटे में 164 दे रखा है, 131 बटे में 30 दे रखा है, 627 बटे में 625 दे रखा है और 625 बटे में 462 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है, आपको यहाँ पर हर को लेना है। आपको क्या करना माय डियर, आपको यहाँ पर हर को लेना है। और जब हर को आप लेंगे तो आपको एक चीज़ करनी है कि ये जो हमारा हर होता है, जब आप इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है कि इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद यदि गुणनखंड हमारे 2 के घात 5, ठीक है, यानी 2 के घात m इंटू 5 के घात n रूप के निकल करके आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी संख्या होती है वो शांत दशमलव प्रसार की होती है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखिए, तो शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त हो सकने वाली संख्या कब होगी, हमारी जो भी संख्या होगी बटे में दे रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए a बटे में b संख्या हमारी को दे रखी है, तो ये जो हमारा b यहाँ पर हमको दे रखा है, यदि ये b हमारा 2 बटे यानी कि 2 की घात m गुणित में 5 की घात n रूप का यदि है, तो ये संख्या हमारी शांत दशमलव प्रसार की है, वरना ये हमारी शांत दशमलव प्रसार की संख्या नहीं होगी। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अब मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, 627 बटे में 625 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अभी मैं आपको इसको सही करके बताता हूँ, देखिए ध्यान से एकदम, 627 बटे में 625। अगर आप देखोगे 625 को, तो ये हमारा हर है, ये हमारा क्या, ये हमारा हर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 625 के गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लूंगा,
तो 5 एकम 5, 5 दुना के 10, 5 पचा के 25, फिर 5 से काटेंगे इसको, तो फिर 5 से काटेंगे तो 5 दुना के 10, 5 पचा के 25, अब ये फिर से 5 से कटेगा, 5 पचा के 25, अब ये फिर से 5 से कटेगा तो 5 एकम 5। यानी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर केवल और केवल 5 के गुणनखंड मिल रहे हैं, यानी 5 की घात 4 हमको मिल रहा है, लेकिन हमको 2 की घात कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो जाए कि केवल और केवल 5 के अंक मिलें, केवल और केवल 2 के अंक मिलें, तो आपको क्या करना है, जब भी कभी 5 के गुणनखंड मिले या तो 2 के गुणनखंड मिले, आपको सिंपल से यदि 2 के गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं तो गुणा करके वहाँ पर 2 की घात 0 आपको लगा देना है, और ऐसी कंडीशन में ये चीज़ मान्य होती है। और हमेशा याद रखना कि गुणनखंड करने पर 2 की चीज़ें आनी चाहिए, 2 के गुणनखंड आने चाहिए और 5 के गुणनखंड आने चाहिए। इसके अलावा दूसरे ना तो 7, ना तो 4, ना तो 3, ना तो 2, मतलब इसके अलावा और किसी गुणनखंड नहीं आने चाहिए। यदि और किसी के गुणनखंड आते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो शांत दशमलव प्रसार है फिर वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर हमारा 627 बटे में 625 सही होगा, क्योंकि यह हमारा 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का है भाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहाँ पर कह रहा है कि एक हमको समीकरण दे रखी है। ठीक है, 3x प्लस का 2y बराबर में 6, ये हमको एक समीकरण दे रखी है। हमसे यहाँ पर दे रखा है कि इस समीकरण में y बराबर 0 है। क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट, y बराबर हमको 0 दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हल कीजिएगा। हल करने का मतलब पता क्या होता है, हल करने का मतलब यहाँ पर यह होता है माय डियर स्टूडेंट कि आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है और आप लोगों को यहाँ पर y की वैल्यू ज्ञात करनी है। y की वैल्यू पहले से ही आपको ज्ञात है, केवल और केवल आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर y बराबर 0 दे रखा है, तो इस y बराबर 0 को आप यहाँ पर पुट कर दोगे। 3x प्लस का 2 की घात 0 बराबर में 6, ये पूरा हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3x बराबर में 6 आ जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दुना के 6, यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूं तो x बराबर हमारा यहां से 2 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, x बराबर 2। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या देखा कि ये हमारा जो समीकरण दे रखा था इसमें x बराबर 2 निकला और पहले से ही y बराबर 0 दे रखा था। तो हल करने पर हमको जो प्राप्त हुआ वो 2 की घात 0 प्राप्त हुआ और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। x हमारा पहले आता है, y हमारा बाद में आता है। ठीक है, तो जब भी कभी हमको कोई एक द्विघात समीकरण कोई हमको समीकरण दे दी जाए और हमसे कोई भी एक मान दे दिया जाए और हमसे कह दे कि क्वेश्चन को हल कीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से हल करना है। यहाँ पर हमारा सही आंसर 2,0 होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगर मैं आगे बात करता हूँ तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4। हर एक क्वेश्चंस मैं आपको करके बताऊंगा, यहाँ पर हर एक चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करी जाएंगी। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बहुत जल्द हम लोग 1 लाख यानी 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं भाई शेयर कर दें अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा, वो हर एक दोस्त अपना एक फ्रेंड तक वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, इस क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन आया है। कहाँ से पूछा गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। अब आपको पता होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भैया हमारी 2 समीकरणें दे रखी होती हैं। हमारी कितनी समीकरणें दे रखी होती हैं, 2 समीकरणें दे रखी होती हैं। सेम वैसी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर हमारी 2 समीकरणें दे रखी हैं। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण हैं, यहाँ पर हमारी 2 रैखिक समीकरण हैं और यहाँ पर हमसे एक कंडीशन दे दी गई है। ये कंडीशन हमारी यहाँ पर दे रखी होती है। ठीक है, यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा a1/a2
बराबर में है B1/B2 बराबर में है C1/C2। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमारी ये जो दो समीकरणें दे रखी है ना, ये दो समीकरणें, पहली समीकरण हमारी दे रखी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0, पहली समीकरण हमको ये दे रखी है। और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0, दूसरी समीकरण हमको ये दे रखी है। हमसे कह रहा है ये दोनों ही समीकरणें आपस में कैसी हैं, क्या ये हमारी आपस में रेखाएं समपाती होंगी या फिर रेखाएं समांतर होंगी, या फिर इन दोनों से बनने वाला जो रेखा बनेगी वो रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होंगी। तो देखो यहाँ पर हमको एक रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 दे रखा है। जब भी कभी आपको कोई भी दो समीकरणें दे दी जाएं और आपसे ऐसी कंडीशन निकल करके आ रही हो कि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर में है और इस b1/b2 का अनुपात c1/c2 के बराबर में है, तो ऐसी कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट क्या होता है कि जो भी हमारी दो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो आपस में समपाती होती हैं। कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जब भी कभी किसी दो समीकरणों की हमको कंडीशन दे दी जाए कि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर में और इस b1/b2 का अनुपात इस c1/c2 के बराबर में है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं जो हमारी दोनों होती हैं वो कैसी होती हैं, वो रेखाएं हमारी समपाती होती हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही लगाएंगे। और इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आपको बताया मैंने कि यह क्वेश्चन हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण से पूछा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी हमारे अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 नंबर हमसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या कह रहा है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है। यानी अगर मैं बात करता हूँ कि एक संख्या हमारी b है और दूसरी संख्या हमारी पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या हमारी b है, तो इन दोनों ही संख्याओं का जो योगफल है वो हमारा 24 दे रखा है। कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। यानी दोनों ही संख्याओं का योगफल, यानी दोनों ही संख्याओं को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो बराबर में 24 बनेगा। बराबर में कितना बनेगा? 24 बनेगा। और एक और हमको कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि जो हमारी एक संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूँ तो अगर मैं a को दोगुना बना देता हूँ, यानी a को अगर मैं बड़ा बनाता हूँ तो a जो हमारी संख्या होगी वो दोगुना होगी किसके? b के। यानी b को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, b को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी a निकल के आ जाएगी। यानी एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, यानी a जो हमारी है वो b की दोगुनी है। और a बराबर में हमको पता चल गया कि 2b हमारा यहाँ पर होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, सिंपल से इस 2b को हमको a की जगह पुट कर देना है। हमको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? हमको यहाँ पर यह करना है कि हमारा जो स्टार्टिंग में दे रखा था a प्लस बी बराबर में 24, यानी दो संख्याओं का योगफल 24 दे रखा था। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, a का मतलब है कि 2b है और a का मान आपको यहाँ पर 2b रख देना है सिंपल से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा 3b बराबर में हो जाएगा 24। काटोगे तो भैया यहाँ से आप लोगों का b बराबर निकलेगा 8। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो b बराबर आप लोगों का निकला है 8। ठीक है, b बराबर कितना निकला है आप लोगों का? b बराबर आपको 8 निकला है। ठीक है, और यहाँ से अगर b बराबर 8 आपका निकला है तो a बराबर में क्या होता है? 2b होता है। आप सभी लोग जानते हो a बराबर में क्या होता है? 2b होता है। तो यहाँ से अगर आप a बराबर निकालोगे तो 2 की घात आप लोग यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें? b में। b बराबर आपका 8 दे रखा था। तो यहाँ से अगर मैं a की बात करता हूँ तो a बराबर आपका 16 निकलेगा। यानी a बराबर 16 और b बराबर में 8। ठीक है, यानी 16, 8 ये दो हमारी संख्याएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ
तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16,8, यानी ए संख्या हमारी 16 होगी और बी बराबर हमारा 8 होगा। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था दो चर वाले रैखिक समीकरण से। मैंने आपको बताया ना कि हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाएगी कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और भैया किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको देखने को जो मिले, चौथे और पांचवें क्वेश्चंस, ये दोनों ही प्रश्न आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपका क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा पूछा गया समांतर श्रेणी से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया? समांतर श्रेणी से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारी समांतर श्रेणी दे रखी है 2,7,12, डॉट 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 का 10वां पद। यानी सिंपल से आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको ये 10वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी 10वें पद का मान आपको ज्ञात करना है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी कि a बराबर आपको यहाँ पर 2 दे रखा है, a n बराबर में आपको ज्ञात करना है, n बराबर में आपका 10 दे रखा है क्योंकि हमको 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। और d बराबर में अगर मैं बात करता हूँ सार्वांतर, d बराबर क्या होता है? सार्वांतर होता है। तो अगर मैं d का मान निकालता हूँ तो 7 से आपको 2 को माइनस कर देना है। 7 से जब आप 2 को माइनस कर देंगे तो क्या होता है, जब दूसरी संख्या से पहली संख्या को माइनस करोगे, जब दूसरी संख्या से पहली संख्या को माइनस करोगे तो आप लोगों का सार्वांतर d निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो d निकलेगा, d बराबर निकलेगा आप लोगों का 5। d बराबर कितना? 5 निकलेगा। अब आप लोगों को समांतर श्रेणी में कोई भी अगर किसी भी पद का मान आपको ज्ञात करना है तो आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला होता है an बराबर में a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों को ये फार्मूला नहीं पता है भाई, वो लोग ये फार्मूला नोट कर लेंगे और जब भी कभी समांतर श्रेणी से क्वेश्चंस आता है और उसमें किसी भी पद का मान आपसे पूछा जाता है तो भाई आपको सिंपल से इस फार्मूले का यूज़ करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, a बराबर हम लोगों का 2 दे रखा था, ठीक है। n बराबर 10 दे रखा था माइनस का 1। और d बराबर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर d बराबर हम लोगों का 5 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा 9 प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 प्लस में 2 हो जाएगा तो 10 से 1 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। ये 9 2 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 2 11, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो 11 5 55 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 5 55, यानी कि अगर मैं सही आंसर की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा 55 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पर अगर कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने ये चीज़ गलती की है, सर आपने वो चीज़ गलती की है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 55 जो है ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 55 अगर मैं बात करता हूँ तो 55 यहाँ पर हमारा कहीं नहीं दे रखा, तो आप 55 कोई भी ऑप्शन को बना लेना, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाते हैं। तो सी नंबर में 55 आप लोग बना करके इस वाले ऑप्शन को सही कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको 101% मैं श्योर हूं कि ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। आपको समांतर श्रेणी दे देता है और आपसे क्या कहता है कि इस पद का मान ज्ञात कीजिए, 12वें पद का मान ज्ञात कीजिए, 15वें पद का मान ज्ञात कीजिए, 16वें पद का मान ज्ञात कीजिए, 7वें पद का मान ज्ञात कीजिए। और ऐसी कंडीशन में कॉन्सेप्ट जो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही होता है, ए बराबर निकाल लेना होता है। एन आपको एन का तो मान ज्ञात ही करना पड़ता है। ए बराबर जो हमारा प्रथम पद होता है, पदों की संख्या यानी 10वां पद हमको ज्ञात करना है, सार्वांतर निकाल लेना है और इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ से आपको एन का जो मान है वो पता चल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यहाँ पर कह रहा है कि एक हमको क्वेश्चन जो ये पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है और यदि
पी की रेशियो BC बराबर 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि हमारा फिगर किस तरीके से दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा चित्र किस तरीके से दे रखा है। तो यदि मैं फिगर की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो अपनी नज़रें डालनी है वो डायग्राम पर डालनी है। कोई भी आपका डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहले आपको डायग्राम को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम की बात करता हूँ तो ABC ये हमारा यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में हमसे ये कह दिया गया है कि ये जो BC हमारी रेखा है, इस BC के समांतर एक हम PQ रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। और जब भी कभी हम BC के समांतर PQ रेखाखंड खींचेंगे तो ये हमारा इसके समांतर हो जाता है। ये दोनों आपस में समांतर, हालांकि ये चीज़ यहाँ पर समांतर दे रखी है कि ABC में क्या होता है कि आधार BC के समांतर PQ हम एक रेखाखंड खींचते हैं, यानी ये PQ और BC, यानी ये जो PQ है ये BC आपस में कैसे हैं, समांतर हैं, और ये दोनों आपस में समांतर हैं। और अगर आप देखोगे तो ये जो कोण हमारा A है, ये जो हमारा कोण A है, ये त्रिभुज APQ, ये त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC दोनों में आ रहा है। एक तो त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन रहा है APQ और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन रहा है माय डियर स्टूडेंट, दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ बन रहा है ABC, यानी दो त्रिभुज हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा APQ बन रहा है, दूसरा हमारा ABC बन रहा है। तो हमको क्या करना है कि यदि मैं इन दोनों ही त्रिभुज को समरूप दिखा देता हूँ तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा कोण A आपस में बराबर है, ठीक है, साथ ही साथ BQ BC के समांतर दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में मैं यह कह सकता हूँ कि APQ समांतर है ABC के। अब ये जब दोनों ही त्रिभुज या जो दोनों ही त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, तो जब भी कभी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, जब भी कभी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता है, बराबर होता है, यानी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यानी अगर मैं बात करता हूं तो AP बटे में AB हमारा बराबर में हो जाएगा AQ बटे में AC और बराबर में हमारा हो जाएगा PQ बटे में BC। यहाँ से अगर हमको क्या लेना, मुझको सिर्फ ये लेना है BC और हमको केवल लेना है AQ और अगर मैं बात करता हूं तो PQ और BC हमको दे रखे हैं, PQ और BC हमको दे रखे हैं, AP और PB का मान हमको ज्ञात करना है, यानी इस AP और PB का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों को ही ले लेते हैं। तो AP बटे में AB बराबर में PQ बटे में BC। अगर आप देखोगे तो PQ बटे में BC बराबर हमारा दे रखा था 1:3 और ये बराबर में हो जाएगा हमारे AP बटे में AB। अगर आप देखोगे तो हमारा जो मान निकल के आया है AP बटे में AB वो निकला 1/3। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो जो हमारा मान PQ बटे BC का था वही मान हमारा यहाँ पर AP बटे AB का होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी कभी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। यानी अगर कोई भी संगत भुजाएं मान दे रखा है, यदि किसी भी संगत भुजाओं का मान दे रखा है जैसे कि 1/3, तो हर एक संगत भुजाओं का मान 1/3 होगा, यानी AK बटे AC का मान भी यहाँ पर आप लोगों का 1/3 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ सही ऑप्शन की, तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दे रखा है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम बिल्कुल सही लगा लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8वां सभी स्टूडेंट देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8वां है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है और कैसे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 8वें की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया निर्देशांक ज्यामिति से, निर्देशांक ज्यामिति से। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया निर्देशांक ज्यामिति से। यहां पर हमको सिंपल से कह दिया गया है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु, यानी हमारा जो बिंदु है, यानी हमारा बिंदु है वो एक्स अक्ष पर है। कहाँ पे है? एक्स अक्ष पर है। जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमसे कह दे कि एक बिंदु हमारा एक्स अक्ष पर है,
ऐसी कंडीशन में पता है क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता है कि x बराबर हमारा 0 है और हमको y की वैल्यू ज्ञात करनी है। और अगर मैं y की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूं तो यहां पर हमको इस बिंदु के निर्देशांक पता चल जाएंगे और बस हमको यही ज्ञात करना पड़ता है। इस बिंदु के निर्देशांक यानी इस x, y बिंदु के निर्देशांक ही हमको ज्ञात करने पड़ते हैं, जिसके लिए ज्ञात करने के लिए हमको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि x अक्ष पर एक बिंदु है जो कि इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। कैसा है? समदूरस्थ है। अभी मैं आपको समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। जब भी कभी क्वेश्चन में आ जाए समदूरस्थ, जब भी कभी क्वेश्चन में समदूरस्थ आ जाए तो माय डियर स्टूडेंट आपको एक चीज़ हमेशा से ध्यान देनी है कि हमारा कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो कि किसी दो बिंदुओं से, जो कि किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, इस बिंदु को मैं O मान लेता हूँ और एक बिंदु को मैं A मान लेता हूँ और दूसरे बिंदु को मैं B मान लेता हूँ। A बिंदु के मेरे निर्देशांक यहाँ पर 6,5 दे रखे हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक हमारे माइनस का 4,3 दे रखे हैं और इस बीच वाले बिंदु के निर्देशांक हमको नहीं पता है। तो हमको एक चीज़ पता है कि ये हमारा जो बिंदु है ये हमारा x अक्ष पर है। तो जब भी कभी हमारा कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो उस कंडीशन में x बराबर 0 हो जाता है और y की वैल्यू हमको ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको ज्ञात करनी पड़ती है। तो हमको एक चीज़ यहाँ पर दे रखी थी कि भैया ये जो हमारा बिंदु है ये दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। कैसा है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है, यानी इस AO की दूरी इस OB की दूरी के बराबर में है। यानी अगर मैं बात करता हूँ तो इस AO की दूरी इस OB की दूरी आपस में बराबर है। और आपको दूरी सूत्र तो पता ही होगा, आपको दूरी सूत्र के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा, अगर नहीं नॉलेज है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए क्या होता है कि AO बराबर में हमको दूरी सूत्र निकाल लेना है। दूरी फार्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम xy मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे और हम लोग इसको x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, अगर मैं AO को निकालता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा और मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग करेंगे x1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। या तो भैया x को माइनस कर दो x1 से या तो y को माइनस कर दो y1 से। ठीक है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मैं इधर साइड लेता हूँ, अब मैं इधर साइड लेता हूँ। अब मैं x2 को x से माइनस करूँगा और y2 को y से माइनस करूँगा। तो देखिएगा x2 माइनस x का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने x से x1 को घटाया है। सेम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, x को x2 से घटाएंगे तो x माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपका मेन होता है। यहाँ से हमने निर्देशांक बदल दिए हैं तो चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इससे मैंने इसको घटाया, इससे मैंने इसको घटाया। फार्मूला आप लोग पहले से ही जानते थे दूरी सूत्र का क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर x x1 y y1 और x x2 y y2 सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है और जो भी यहाँ पर आपका y का मान निकल के आएगा आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, x की वैल्यू आपको पहले से ही पता है भाई 0 है। ठीक है, y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना और y की वैल्यू हमको बताना कि y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चंस की। तो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए सभी स्टूडेंट पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो यदि मैं 9 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां पर आपको एक ये बिंदु दे रखा है और दूसरा बिंदु आपको ये दे रखा है। हमसे कह रहा है कि इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे या फिर ज्ञात कीजिए। देखो यह क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन हमारे निर्देशांक ज्यामिति से पूछे गए हैं। कहाँ से पूछे गए हैं? निर्देशांक ज्यामिति से पूछे गए हैं।
और दोनों ही क्वेश्चंस का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, यानी दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैच करेगा। यहाँ पर हमारा कोई एक बिंदु है जो कि दो बिंदुओं से कैसा है, मध्य में है, और इस मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अगर मैं इस मध्य बिंदु को O मान लेता हूँ और इसको मैं A मान लेता हूँ और इसको मैं B मान लेता हूँ, तो A के निर्देशांक -2,6 हैं, दूसरे के निर्देशांक -2,10 हैं, और इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। यदि मैं इसको XY मान लेता हूँ, इसको X1 Y1 मान लेता हूँ, इसको X2 Y2 मान लेता हूँ, तो आप लोगों को मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला मैं बताता हूं। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हमारे एक्स वाई होते हैं ना, इसको ज्ञात करने के लिए दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है। एक्स के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। यहाँ से आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से आपको y का मान ज्ञात हो जाएगा। जब x और y दोनों की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाए तो सिंपल से वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना x1 प्लस x2 का मान यहाँ पर आप लोग पुट कर देना, और y1 और y2 का मान पुट कर देना, और क्वेश्चन में क्या आंसर आने वाला है, ठीक है, क्या आंसर आपका आने वाला है आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है, और अब मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 हमारा यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दे रखा है कि cos A बराबर में sin A है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस बताए हैं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हालांकि मैं किसी में वेरी इंपॉर्टेंट लगाता नहीं हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि यहाँ पर cos A बराबर में sin A दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि cos A sin A कब आपस में बराबर होते हैं। ये जो हमारा कोण A दे रखा है, ये जो कोण हमारा A है ना, ये कब आपस में बराबर होता है cos और sin की कंडीशन में। तो आप लोगों ने एक मान पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का है कि sin 45 डिग्री बराबर हमारा और जो cos 45 डिग्री बराबर होता है, ये दोनों हमारे आपस में इनके जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो A बराबर में हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। A बराबर में हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि sin 45 और cos 45 की वैल्यू आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर sin A बराबर 3/5 दे रखा है। हमसे cos A का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखो ये जो प्रश्न हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूँगा। देखो यहाँ पर हम लोगों का sin A बराबर में कितना दे रखा है, 3/5। sin A बराबर में 3/5 दे रखा है, यानी अगर मैं बात करता हूँ तो लाल बटे कक्का होता है। अब ये लाल बटे कक्का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। साइन के लिए हमारा लंब बटे कर्ण आता है, ठीक है, साइन के लिए लंब बटे कर्ण आता है। तो यहाँ से साइन A बराबर में हमारा हो जाएगा यल बटे के लंब बटा कर्ण, तो L बराबर 3 हो जाएगा, कर्ण बराबर यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा। तो अगर मैं एक त्रिभुज का निर्माण करता हूँ, अगर मैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता हूँ, तो लंब बराबर हमारा 3 हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा 5 हो जाएगा। और जब लंब हमारा 3 हो, कर्ण हमारा 5 हो, तो जो हमारा आधार होता है वो हमारा 4 हो जाता है। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था किसका मान, हमसे यहाँ क्वेश्चन में cos A का मान पूछा गया था, cos A का मान। तो cos A बराबर में होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी A बट्टे में K। आधार हम लोगों का यहाँ पर 4 दे रखा है, कर्ण हम लोगों का यहाँ 5 दे रखा है, तो 4/5 यहाँ पर हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4/5 यहाँ पर हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
हर एक क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चित्र में केंद्र ओ यानी ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, कोई एक हमारा यहाँ पर अभी एक डायग्राम आपका पीछे बना हुआ है, पर मैं यहाँ पर बना करके बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। मान लो जैसे कि वृत्त के केंद्र हमारे ये हैं, वृत्त के केंद्र, ठीक है, तो केंद्र हमारा ये, हाँ, यहाँ से एक बिंदु से दो, एक बिंदु हमारा ये है, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हमारी इस वृत्त में टच कर रही हैं। अब जहाँ पर ये टच करती है ना, वहीं से हम लोग अभिलंब खींच देते हैं, वहीं से हम लोग क्या करते हैं माय डियर, अभिलंब खींच देते हैं केंद्र की ओर। यहीं से जहाँ से ये टच करती हैं स्पर्श रेखा, वहीं से केंद्र की ओर अभिलंब खींच देते हैं। अब जहाँ से हम अभिलंब खींचते हैं, ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर हमारा कोण QPR, ये हमारा कोण QPR है, जो कि हमारा 46 डिग्री दे रखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ तो देखिए, डायग्राम आपका यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, यानी ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, और इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि जब भी कभी कोई भी किसी बिंदु से किसी भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं और उनसे मिलकर के कोई हमें आकृति बनती है, तो उसमें चार कोण हमारे नज़र आते हैं। इन चारों ही कोणों का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अगर आप देखोगे तो दो कोणों का मान 90 डिग्री यानी 180 डिग्री हो गया। एक कोण का मान और जोड़ लोगे 46 डिग्री, प्लस में एक कोण का मान हमको निकालना है, ठीक है। यानी चारों कोण, एक तो हमारा अगर मैं बात करता हूँ 90 प्लस 90, ये दो कोण हमारे थे यहाँ पर। आप सोचोगे 180 डिग्री कोण कहाँ है, तो ये दोनों जुड़ करके 180 डिग्री बने हैं। अब 180 और 146 को जोड़ लोगे तो ये आपका हो जाएगा 226 डिग्री, प्लस में कोण O। अगर आप कोण O के मान को निकालोगे तो ये निकलेगा 360 माइनस का 226 डिग्री। आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा 134 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो ये आपका वृत्त से हमारा क्वेश्चन लिया गया था, यह हमारा क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और हर साल ये पूछा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट सेम होता है, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि चार कोणों का मान भैया यहाँ पर हमारा 360 डिग्री होता है। और जब भी कभी किसी बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं, तो जहाँ पर ये टच करती हैं वहीं से हम अभिलंब डाल देते हैं। ये अभिलंब हमारे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दो कोणों का मान पता चल जाता है, एक कोण का मान दे रखा होता है, चौथे कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमारा 134 डिग्री निकल के आया। और ऐसा क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रश्न नंबर मैं 13 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल परिधि यानी क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होगा किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है, किसी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। आर यहाँ पर हमारे दो होते हैं ना, तो एक आर कैंसिल हो गया, बचा हमारा एक आर। तो यहाँ से हमारा अगर मैं बात करता हूँ तो आर बराबर हमारा यहाँ से 2 निकल के आया, यानी आर बराबर 2, यानी आर बराबर हमारा 2 यूनिट। ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो आप ज़रूर कर पाएंगे, और 100% श्योर हूँ कि ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर व्यास दे रखा है, देखिए व्यास कितना दे रखा है, 1.2। अगर व्यास 1/2 है तो हमारा जो त्रिज्या होगी आर होगी वो कितनी होगी, 1/2 का बटे 2, 1/2 का बटे 2 ना, आधा कर दिया जाता। अब ये आधा ऊपर जुड़ जाएगा, बना लेगा 1/4।
तो हमारा त्रिज्या यहाँ पर 1/4 हो जाएगी। और अर्धगोले का जो आयतन होता है यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। इस r की जगह आपको क्या कर देना है, 1/4 रख देना है। तो 1/4 करोगे तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है। यानी 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की देखिएगा। प्रश्न नंबर सभी स्टूडेंट 15 को देखिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से लगाकर 10 तक की कैसी संख्याएं लेनी है, धनात्मक सम संख्याएं लेनी है और उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अगर आप यहां से प्रश्न नंबर 15 को देखोगे तो अगर आप देखोगे तो 1 से लगा करके 10 तक की जितने भी आपकी धनात्मक सम संख्याएं होंगी, जितनी भी आपकी धनात्मक सम संख्याएं होंगी वो आपकी कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10। ये टोटल हमारी 5 हैं। इनको अगर आप जोड़ोगे तो निकलेगा आप लोगों का यहाँ से 30। तो 30/5 यानी 5 छक्का 30 यानी 6 यहाँ पर हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। अब ये आया कहाँ से, देखो होता क्या है कि समांतर माध्य का फार्मूला यहाँ से होता है, मैं आपको बताता हूँ। समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। तो कुल योग हमारा 30 था, कुल संख्या हमारी 5 थी, तो यहाँ से आंसर हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी वाला, यानी 6 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, यानी प्रश्न नंबर 16 की, तो 16 वाले प्रश्न में आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी कभी आपको कोई एक आंकड़ा दे दिया जाए और उस आंकड़े में आपसे कहे कि आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है ये वाला। इसमें जो भी संख्या आपकी सबसे ज़्यादा बार रिपीट करती है, जो भी संख्या आपकी सबसे ज़्यादा बार रिपीट करती है वही उस आंकड़े का बहुलक होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 22 हमारा 3 बार आ गया, 33 हमारा 3 बार आ गया, फिर 33 आ गया, 22 फिर 2 बार आ गया, अब इस बार 33 हमारा 3 बार आ गया, 22 2 बार आया। तो अगर आप देखोगे तो 33 हमारा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर के 3 4 2 6 बार आ रहा है। 22 हमारा 3 2 5 और 1 6, यानी अगर ले दे के मैं बात करता हूँ तो 33 और 22 हमारे बराबर आ रहे हैं। 3 बार यहाँ पर आ गया, चौथा, पाँचवा, छठा, एक बार 33 और बना लो और 33 ही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 ऑप्शन में नहीं दे रखा तो बना लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में गलती दे रखी होती है, ठीक है। और इस तरीके से जो भी हमारी संख्या आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आ रखी होगी वही संख्या उस आंकड़े का बहुलक होगी। तो यहाँ से हमारी इस आंकड़े का बहुलक 33 नंबर की संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका देखिए 16 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आगे के क्वेश्चंस की बात करता हूँ और देखता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आप लोगों की होती है बहुलक। 3 तरह की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। कितनी? 3 तरीके से। कैसे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो यहाँ पर ना तो माध्य दे रखा है ना तो माध्यिका दे रखी है, हमारा बहुलक दे रखा है और इसी वजह से हमारा बहुलक ही हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ 18 नंबर यानी 18 नंबर क्वेश्चन की, यानी प्रश्न नंबर 18 की बात करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी प्रयोग के लिए सभी प्रारंभिक घटनाओं का मतलब हर एक जो भी हमारी सबसे पहली घटना घटेगी उसके लिए अगर मैं प्रायिकता की बात करता हूँ तो स्टार्टिंग में हमारी घटना हमेशा 1 घटती है और उतने में ही हमको 1 लेना पड़ता है, यानी 1/1 हमारी प्रायिकता होगी। यानी 1/1 को मैं सिंपल शब्दों में 1 कह सकता हूँ।
तो यानी सिंपल से अगर मैं बात करूं कि किसी भी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी, तो भैया हमारी एक होगी। क्या होगी? एक होगी। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि किसी भी प्रारंभिक घटनाओं की अगर मैं प्रायिकता की बात करता हूं तो हमारी एक होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर अगर मैं प्रश्न बात करता हूं तो 19 नंबर में देखिए क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक ठाकरे में, एक थैले में, एक थैले में 3 यानी 3 लाल गेंदें हैं, 2 नीली गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंद हैं और 2 नीली गेंदें हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि थैले से थैले से यार्दच्छा, यानी हम क्या करते हैं, थैले से यार्दच्छा एक गेंद निकालते हैं, एक गेंद निकालते हैं, और जो हम गेंद निकालते हैं वो हमारी नीली कलर की होती है। तो हमसे कह रहा है नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी। अब जरा इस प्रश्न को आप ध्यान से समझना। हमारे पास एक थैला है, इस थैले में क्या है कि हमारी 3 लाल गेंदें हैं, कह सकते हो कि 3 नीली गेंदें हैं और हमारी 2 लाल गेंदें हैं, 2 हमारी लाल गेंदें हैं। तो ये जो हमारी 2 लाल गेंदें हैं ना, इसकी आपको प्रायिकता बतानी है क्या होगी, वो भी यार्दच्छा एक गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। तो यदि मैं बात करता हूँ कि हमारे थैले में गेंदें कितनी हैं, तो 2 नीली गेंदें हैं। हमारे थैले में 2 नीली गेंदें हैं और 3 हमारे थैले में लाल गेंदें हैं। 3 कैसी गेंदें हैं? लाल गेंद। ठीक है, तो यार्दच्छा कह रहा है कि नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 2 नीली गेंदें हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितनी बार भी आप थैले में से एक बार एक एक गेंद निकालोगे, उसमें से हर बार आपकी 2 बार कम से कम नीली गेंद निकलेगी। और टोटल यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल परिणाम कितने हैं, यानी कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम हमारे यहाँ पर 5 हैं और संभव होने वाले परिणाम यहाँ पर हमारे 2 हैं। तो कुल परिणाम यानी संभव होने वाले परिणाम बटे में कुल परिणाम जो होता है ये हमारी प्रायिकता होती है। तो यहाँ से अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2/5 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि प्रायिकता चैप्टर से आपको 2 तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। या तो क्वेश्चन आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो फिर क्वेश्चन आपका जो आएगा वो 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भैया ने हमसे कहा था कि जो भी हमारे क्वेश्चन प्रायिकता में आएंगे उसमें हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या तो हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिक चीज़ यही है कि आपको प्रायिकता के 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे पहले तैयार करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे मैं अगर बात करता हूँ तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दे रखा है कि पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो देखो अगर आप देखोगे तो पासे में हमारा क्या क्या आता है, तो आप अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भैया पासे में हमारा 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, पासे में हमारा 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। यानी 1 से लगाकर 6 तक की हमारी पूरा संख्याएं हमारी आती हैं पासे में, जिसमें से हमारा यहाँ पर पूछा गया सम संख्या कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ सम संख्या की तो देखिए 2 हमारी सम संख्या है, 4 हमारी सम संख्या है और हमारी 6 सम संख्या है। ये 3 हमारी सम संख्या हैं, यानी संभव परिणाम कितने हैं? 3। संभव परिणाम कितने हैं? 3। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो अगर आप इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, यानी 3 एकम 3 और 3 दूना के 6। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है 1/2 ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि एक बार, ठीक है, कि पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 होगी। इसका बेसिक में मैंने बताया कि क्यों 1/2 होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और आज की इस क्लास के अंदर हमने इस मॉडल पेपर के ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए मानो वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि अगर आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई लाइक कर देना, अगर शेयर नहीं किया आपने
बेस्ट फ्रेंड तक तो क्लास को शेयर कर देना, ताकि उसको भी पता चल सके कि आखिर में जो बोर्ड का पेपर होता है वो कैसा आता है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा अगला खंड आ चुका है खंड बा। खंड बा की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो खंड बा का होता है। खंड बा में क्या होता है कि आपके पेपर में 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। कितने नंबर के? 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है और 2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 6 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, 4 नंबर वाले, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखिए पता चलने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं पहले प्रश्न की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है कि 156 और 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर में क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पहले चैप्टर यानी वास्तविक संख्या यानी रिलेशन नंबर चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन लिया गया है, और होपफुली क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करोगे। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कि √2, √3, √4 या फिर 2 - √5 या फिर 2 √3, ऐसे करके अंडर रूट में हमारी क्या एक संख्या आती है, और हमसे कहता है कि बताइए ये जो हमारी संख्या है ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना होता है। क्या करना होता है? प्रूफ करना होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी से कहीं से इसका आंसर आप निकाल लोगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है बहुपद से, तो इसको आप नोट कर लोगे। इसमें हमारे शून्यांकों का गुणांकों का बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। तो नोट कर लीजिए इन तीनों ही क्वेश्चंस को। और आपके स्टार्टिंग के 2 प्रश्न वास्तविक संख्या से थे, दूसरा प्रश्न हमारा दूसरे चैप्टर यानी बहुपद से पूछा गया था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे के क्वेश्चंस की, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस अब मैं देखता हूं। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर आगे, तो आगे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है। होता क्या है कि 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में ए बी सी डी ई यानी 5 क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चंस आते हैं, और 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चंस आते हैं, और 6 नंबर वाले आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, और 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, और 6 नंबर वाले हमारे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर 2 नंबर वाले का चौथा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि एक हमको द्विघात समीकरण दे रखी है। ये हमसे यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के मूल क्या दे रखे हैं? मूल हमको एक मूल हमको -2 दे रखा है। ऐसी कंडीशन में हमको p का मान ज्ञात करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। गूगल से, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, कहीं से भी इस क्वेश्चन का आपको ज़रूर सॉल्व करना है। इसके बाद एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समांतर श्रेणी से 2 नंबर का आया है कि 21, 18, 15 ऐसा हर साल प्रश्न आता है भाई। इस तरीके से जो मैंने पेपर डिज़ाइन किया है ना, ये पेपर आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा पेपर में। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 इसमें हमारा पूछ रहा है कि कौन सा पद हमारा -81 है ना। हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा है, यानी एक हमको समांतर श्रेणी दे दी गई है और हमसे कह रहा है कि कौन सा पद हमारा है वो -81 है, हमको यह बताना है। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके हो गए ख़त्म। 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर समाप्त हो गए। अब आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 4-4 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, तो 4-4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, वो भी बाई टोटल 5 पूछे जाते हैं। कितने? टोटल 5 पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर सी पूछा गया कि थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
डी नंबर क्वेश्चन देखिए, ई नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके आ चुके हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में 6 नंबर के आते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्रश्न की, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दे रखा है कि एक विद्यार्थियों के प्राप्तांक का समांतर माध्य 25 है और f का मान आपको ज्ञात करना है। हालांकि यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी होती है, टेबल दे रखी होती है, वो टेबल यहाँ पर नहीं दे रखी है। थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं दे रखा है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप मत तैयार करना। इसके अलावा इस प्रश्न को आप ज़रूर तैयार कर लेना। वही चीज़ यहाँ पर की भी टेबल नहीं दे रखी है। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए आप सर्च करना, इसकी एक टेबल आपको मिलेगी, आपके बुक में दे रखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, नहीं तो आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको ये प्रश्न केवल सर्च करना है, उसकी टेबल आपको पेपर में मतलब दी जाएगी और क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सीख लेना है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कैसे सॉल्व किया जाता है वो सीख लेना है। इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आगे आपके कुछ ये और प्रश्न दे रखे हैं 6 नंबर के, ठीक है, इनको आप नोट कर लेना। अथवा में ये 2 प्रश्न है, अथवा में इनमें से कोई एक ही करना है, ठीक है। इसके बाद ये 2 हमारे प्रश्न हैं, ठीक है, तो इनको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में मैंने आपको पूरा संपूर्ण बताया कि आखिर में हमारे पेपर में भैया 50 नंबर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, और हमारे पेपर में भाई 20 नंबर के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं। अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा है एकदम एंड तक, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको पेपर में कोई भी ऐसी चीज़ अब नहीं लगेगी कि मैं पढ़ के नहीं गया हूं, और आप इजीली इस क्लास को देख करके भाई 70 आउट ऑफ आसानी से 65+ मार्क्स ला सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।